देखिए, रोटेशनल मोशन टॉपिक चल रहा है हमारा। और रोटेशनल मोशन के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि अगर आपको रोटेशन स्टार्ट कराना है तो रोटेशन स्टार्ट कराने के लिए आपको फोर्स नहीं चाहिए बल्कि टॉर्क चाहिए होता है, बलाघूर्ण चाहिए होता है। सिंगल बल का क्या बलाघूर्ण होता है हमने देखा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर आर क्रॉस एफ। और अगर हम कॉपल ले लें, टार मतलब कपल ले लें, बलयुग्म ले लें, तो उसका आघूर्ण कोई एक फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चाहे आप कपल का टॉर्क लें या सिंगल फोर्स का, वो सब हम निकालना देख चुके हैं। इसके बाद जब बॉडी रोटेट करती है तो उसमें जड़त्व तो नहीं होता, उसकी जगह पे जड़त्व आघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और उसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये एक पार्टिकल का आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लेकिन अगर एक बॉडी का चाहिए तो आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर। इस तरह से ये फॉर्मूले होते हैं और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही देखा हमने कि अगर मान लिया सपोज करिए बॉडी में पार्टिकल्स जो हैं वो दूर दूर सिचुएटेड हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, तो उसको घूर्णन कराने में और रोकने में दोनों में मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होगी। और अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका मतलब उसे चलाना भी हो या रोटेशन कराना स्टार्ट कराना हो या फिर रोटेशन रोकना हो उसके अंदर, तो दोनों ही काम आसान हो जाएंगे। हमने साइकिल का भी एग्जांपल देखा था और उससे ये समझा था कि किस तरह से साइकिल में जो है वो तीलियां लगा करके पहिए को रिम का मतलब रिंग का स्ट्रक्चर दिया जाता है जानबूझ करके, ताकि हमें उसे लगातार न चलाना पड़े और लंबी दूरियों तक हम उसे चला सकें। अब आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, मान लिया सपोज करिए ये एक्सिस है और एक बॉडी है, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है, इस तरह से ये रोटेट कर रही है, तो हम ये देखेंगे कि रोटेशन तो बॉडी के लिए कहा जाएगा, लेकिन अंदर एक्चुअली पार्टिकल कर क्या रहे होंगे, रोटेशनल मोशन किससे मिलकर के बना है। तो हम देखेंगे इसमें से ये समझेंगे कि हमारे जो पुराने कंसेप्ट होते हैं, मतलब जो हम पिछले चैप्टर में एक चैप्टर हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, तो उस वृत्तीय गति के जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे हमारे इंक्लूड होने लगेंगे। कैसे इंक्लूड होने लगेंगे वही चीज थोड़ी सी हमें समझनी है। देखिए यहाँ पे अगर आप किसी बॉडी में किसी अक्ष के परितः घूर्णन करा रहे हैं तो इसका मतलब आप इस पार्टिकल पे नजर मारिए, इसका मास सपोज एम आई है, ये जनरल पार्टिकल है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से आर आई है। तो अगर हम इस सिंगल पार्टिकल पे नजर मारें, पूरी बॉडी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो आप ये फील करेंगे कि ये पार्टिकल अब जैसे मान लीजिए सपोज ये ऐसे घूम रहा है, तो ये घूमने की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल केवल केवल एक सर्कुलर मोशन ऐसे करेगा, उतनी ही रेडियस पे इधर भी आएगा और उसके बाद करते 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 यहाँ पे आ जाएगा। अगर बॉडी ने एक चक्कर लगाया, बॉडी का एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो उतनी ही देर में ये जो पार्टिकल एम आई है, ये पार्टिकल एम आई अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, और उस सर्कुलर मोशन की जो रेडियस होगी वो रेडियस आपकी आर आई होगी। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि पूरी बॉडी रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ये तो रोटेशनल मोशन की बात हो गई। लेकिन एक पार्टिकल के लिए अगर आप सोचें तो वो क्या कर रहा है, तो एम आई पार्टिकल है, आई मतलब जनरल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी आर आई है। और इस पार्टिकल के ऊपर अगर हम नज़र बनाएं तो जैसे जैसे ये बॉडी रोटेट करेगी, ये पार्टिकल जो है वो केवल 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 क्या करेगा, इस तरह से चलता चलता और अपनी पुरानी पोजीशन पे लौट आएगा एक चक्कर में। तो बॉडी अपना एक चक्कर अगर कंप्लीट करती है तो उतनी ही देर में उसका कोई एक पार्टिकल अगर हम देखें तो वो जितनी उसकी दूरी है उतनी ही त्रिज्या का एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। दूसरे पार्टिकल की बात करें जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी m2 है, m2 मान लो, चलो ये m1 है, ये m2 दूसरा पार्टिकल है, तो उस केस में उसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी, r2 होगी सपोज। और बॉडी वही सर्कुलर मोशन, बॉडी तो रोटेट कर रही है, लेकिन ये क्या करेगा, ये केवल r2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे घूम के वापस आ जाएगा। और इससे दूर पार्टिकल कोई है, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तीसरा पार्टिकल m3 है, उसकी डिस्टेंस r3 है। अगर हम बात करें कि बॉडी ने अपना एक चक्कर कंप्लीट किया रोटेशनल मोशन का, तो ये कैसे चलेगा, तो ये चलेगा ऐसे कि ये अपना r3 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे घूम के वापस आ जाएगा। कहने का मतलब है पार्टिकल्स, बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है, बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करती है, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स की बात कर लें
तो वो अलग अलग रेडियस, अलग अलग त्रिज्या के जो वृत्तीय पथ हैं, वृत्तीय पथों पर चलते हैं। ठीक है ना। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, बॉडी कहा जाता है रोटेट कर रही है। जरा आप इस कंसेप्ट को समझें, इस डायग्राम को बना लें, लैंग्वेज के लिए जगह छोड़ दें, वो बुक से देख लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना। कायदे में डायग्राम केवल बना लें, लैंग्वेज आप बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जब बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही हो तो वो उसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो एक समान कोणीय वेग से चल रही हो, ये भाई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं ना। हम जानते हैं जब पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन करते टाइम बॉडी के अंदर जो मोशन से रिलेटेड चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं, तो वेग की बजाय क्या होता है, कोणीय वेग आ जाता है। यानी कि कोणीय वेग किस हिसाब से एंगल ट्रेवल हो रहे हैं। ठीक है ना। और फिर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो आप किसी भी पार्टिकल के लिए अगर आप v इक्वल टू आर ओमेगा लगाना चाहें तो उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया, सपोज करिए पूरी बॉडी की बात करें, तो पूरी बॉडी अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेशन कर रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर का हर पार्टिकल, चाहे वो पास हो चाहे वो थोड़ा दूर हो या सबसे दूर हो, सब जो है एक ही टाइम में एक चक्कर लगा देते हैं। सब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे और सब एक ही टाइम में घूम के आ जाएंगे। अब ये जो है ज्यादा त्रिज्या के पथ पे चला, ये कम त्रिज्या के पथ पे चला, ये कुछ अलग त्रिज्या के पथ पे चला, तो इसका मतलब ये होगा कि ओमेगा सबके लिए सेम होगा। इसको भी हम वन वन ही नाम दे दें अगर थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास तीन कण हैं। ठीक है ना। तीन कण हैं मेरे पास, एक है m1, एक है m2 और एक है m3। ठीक है ना। तो आप ये देखिए, इनकी डिस्टेंसेस जो है, रेडियस जो है वो अलग है सर्कुलर मोशन की। r1 r2 r3 ये रेडियस है अलग अलग। ठीक है ना। तो ओमेगा सबका एक रहेगा। पूरी बॉडी का अगर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, तो वो हर पार्टिकल, क्योंकि हर पार्टिकल आपका एक ही टाइम में, ऐसा नहीं है कि ये पहले आ जाएगा और वो बाद, वो तो रिजिड बॉडी है। हमने सबसे पहले देखा था कि रिजिड बॉडी क्या होती है, जिसे हम प्रेस ना कर सकें, जिसके पार्टिकल्स अगर जिसके बीच की डिस्टेंस है वो बदले ना। तो अगर आपने इसका एक टर्न करा दिया, तो इस बॉडी का एक रोटेशन कराने का मतलब है कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो एक साथ एक ही टाइम में लौट के आएंगे। इसका मतलब ये हुआ सारे पार्टिकल्स का ओमेगा जो है वो सेम रहेगा, ये चीज जो है वो सेम रहेगी। मास डिफरेंट रहेंगे, त्रिज्याएं उनकी, दूरियां डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, लेकिन ओमेगा जो है वो सेम रहेगा। तो अब आप देख लीजिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम अलग अलग पार्टिकल का लीनियर स्पीड निकालें, रेखीय गति निकालें, तो आप जब इस पे निकालेंगे r1 ओमेगा करेंगे, r इंटू ओमेगा, और इसमें करेंगे तो r2 ओमेगा होगा, इसमें करेंगे तो r3 ओमेगा होगा। ओमेगा तो सेम है लेकिन r1 r2 r3 डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब है रोटेशनल मोशन में अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग मास के, अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाते हैं, लेकिन ओमेगा सबका एक जैसा रहता है। तो इसलिए आप जब आर ओमेगा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उनका वी जो है वो डिफरेंट निकलेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉडी के लिए ओमेगा सेम है, ठीक है ना, लेकिन वी जो है वो पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर पार्टिकल्स, फॉर ऑल पार्टिकल्स हमारा ओमेगा सबके लिए सेम रहता है रोटेशन में, लेकिन v जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, तो वो हमने कारण समझ लिया है, क्योंकि v के अंदर r इस्तेमाल, r यूज हो रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का r जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए जो है वो आपका v डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करिए एक पंखा रोटेट हो रहा है, ठीक है ना। तो पंखा अगर रोटेट हो रहा है, तो जैसे ये पंखा है और इसके ये मोटर हो गई, इसमें ये ब्लेड हो गई, ये ब्लेड हो गई, एक ये ब्लेड हो गई, तीन ब्लेड का पंखा है, चार ब्लेड के पंखे भी आते हैं। तो अब मान लीजिए सपोज करिए ये घूम रहा है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी त्रिज्या कम है, एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसकी त्रिज्या ज्यादा है। तो ये ब्लेड अगर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचता है, तो यहाँ पहुंचने में देखिए ये भी सर्कुलर मोशन किया, ये भी सर्कुलर मोशन किया। जो पास वाले पार्टिकल है उसने कम दूरी तय करी, दूर वाले पार्टिकल में ज्यादा दूरी तय करी, लेकिन एंगल सबका एक है। तो इसलिए इन दोनों पार्टिकल में ओमेगा तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस इसकी कम है r1 और इसकी डिस्टेंस ज्यादा है r2। तो इसका जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी v1, और इसकी लीनियर वेलोसिटी, पास वाले की लीनियर वेलोसिटी जो होगी v2, ये डिफरेंट डिफरेंट होंगी। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी,
और इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि उसकी डिस्टेंस कम है। तो r जिसका ज़्यादा होगा कम होगा उसका v भी कम होगा, और r जिसका ज़्यादा होगा उसका v भी ज़्यादा होगा। याद करिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था, पुलिस वाले जैसे लाठी से मारते हैं तो उस केस में वो लेंथ बढ़ जाती है, रेडियस डिस्टेंस बढ़ जाती है सर्कुलर मोशन की, तो उस केस में वेलोसिटी बढ़ जाती है तो ज़्यादा चोट लगती है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर मान लीजिए सपोज करिए उस लाठी के साथ आप जो है पूरा कंधे से उसको चला दो, बिल्कुल ऐसे करके मार दो, एक तो लाठी आप ऐसे मार दो तो आपने यहीं से उसको रोटेशन मोशन दे दिया, तो ये सेंटर यहाँ बन गया, लेकिन आप यहाँ से कंधे से उसको चला के ऐसे मार रहे हो तो वो और ज़्यादा रेडियस जुड़ जाती है उसके अंदर जा करके, तो और ज़्यादा उसकी लीनियर वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए और ज़्यादा तेज चोट लगती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई कंसेप्ट है कि ओमेगा सबका एक जैसा रहता है, और उस केस में जो एंगल सर्कुलर वाली क्वांटिटीज हैं वो सबकी एक जैसी रहेंगी, लीनियर वाली क्वांटिटीज बदलेंगी क्योंकि आर बदलेगा सबका। कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसी चीजें हैं जो समझ में, दिमाग में समझ बनानी पड़ती है, ये ना पेपर में आती है ना ये, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल में जब यूज होंगी तो फिर आप अगर ढंग से नहीं जानते हो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चीज कांस्टेंट है क्या नहीं कांस्टेंट है। अलग अलग पार्टिकल के लिए ओमेगा भी बच्चे अलग अलग लगा देते हैं, आर भी अलग अलग लगा जाते हैं, वी भी अलग अलग। फिर जब कॉमन लेने की बात आती है तो ओमेगा कॉमन ही नहीं मिलता है क्योंकि वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 करे बैठे होते हैं। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें जो है पूरे चैप्टर में आपके काम आती हैं। आप देखिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर हम दो कंसेप्ट और बचे हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब देखिए अभी तक जो ये बॉडी घूम रही थी इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं था, टॉर्क जीरो था। जैसे मान लिया सपोज करिए कोई बॉडी जो है वो रेखीय गति में चल रही हो v वेलोसिटी से, और उस पर फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो फोर्स नहीं लगा हुआ है तो v वेलोसिटी से चल रही है तो v वेलोसिटी से कॉल चलती रहेगी। फोर्स जीरो लगने का मतलब है ma इंटू जीरो, यानी कि a इक्वल टू जीरो, मास जीरो हो नहीं सकता, इसलिए कंफर्म a इक्वल टू जीरो, और एक्सलेशन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि त्वरण जो है वो डेल्टा v बाई डेल्टा टी होता है, और डेल्टा v इज इक्वल टू जो है वो जीरो है, यानी कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये एक समान वेग से चलती रहेगी, ठीक है ना। फोर्स होता है जब हम एक्सलेशन देते हैं तभी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, अदरवाइज गाड़ी के साथ तो खैर फ्रिक्शन भी होता है, अगर आप एक्सलेशन नहीं दोगे तो वो तो गाड़ी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में ये चीज एग्जिस्ट करती है। अब मान लिया अब यहाँ भी वही है टॉर्क फोर्स की, यहाँ पे जैसे फोर्स होता है रेखीय गति में, मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि जैसे वहां पे फोर्स काम करता है वैसे यहाँ पे टॉर्क काम करता है। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चली इसका मतलब टॉर्क जीरो लगा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा दें, तो फोर्स लगा दोगे आप तो उस केस में फिर इसकी स्पीड बढ़ने लगती है, तब क्या करते हैं इसको u बोलते हैं, और फिर बढ़ने के बाद तब क्या होता है तब उसे v बोल देते हैं, दो नाम अलग अलग आ जाते हैं। ऐसे यहाँ पर है, अगर मान लिया सपोज करिए आपने इसके ऊपर जो है वो टॉर्क अप्लाई कर दिया, तो टॉर्क अप्लाई करने से फिर क्या होगा, इसका ओमेगा बदलने लगेगा, तो उस समय क्या कहेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, हम आगे अभी रिलेशन एक पढ़ेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है ना। जो ये अल्फा जो है कोणीय त्वरण होगा और ये फोर्स होगा, वो टॉर्क होगा। तो जैसे F इक्वल टू एम ए का रिलेशन होता है वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का रिलेशन होता है। आई जड़त्वाघूर्ण होता है, अभी हमने इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, तो अगर आप इस पर टॉर्क अप्लाई करोगे तो इस बॉडी पे एक त्वरण काम करने लगेगा जिसे कहेंगे हम कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण, और फिर अगर किसी पार्टिकल का रेखीय त्वरण है तो उसमें संबंध आपका जो होता है वो होता है ए इक्वल टू आर अल्फा। ये भी हम सर्कुलर मोशन में डिराइव कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसका दोबारा से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का भी डेरिवेशन हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं, तो इसलिए केवल इनको समझ डेवलप करनी है, देखना है कि बॉडी में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे क्या कांस्टेंट रहती हैं, अदरवाइज उनसे डेरिवेशन जो है वो आपके पहले ही हो चुके हैं। अब देखिए मान लिया सपोज करिए आपने एक बॉडी को टॉर्क अप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ, अब कोणीय त्वरण आ गया इसके अंदर, तो अब हम ये कहेंगे कि बॉडी जो है वो एक समान त्वरण से घूम रही है। लैंग्वेज बदल गई मेरे कहने की, अब हम डायग्राम में ओमेगा नहीं दिखा सकते क्योंकि ओमेगा अगर दिखाओगे तो वो ओमेगा तो बदल रहा है, थोड़ी देर बाद बदल जाएगा तुरंत, लेकिन अल्फा जो है वो एक ऐसी चीज है कि जैसे यहां से यहां तक क्या कांस्टेंट है, एक्सलेशन कांस्टेंट है, वो लगा हुआ लगातार, स्पीड बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही जो भी है, ऐसे ही यहाँ पे अल्फा तो लगा हुआ है लगातार। अब इसकी स्पीड अगर वो अल्फा पॉजिटिव है तो बढ़ती चली जाएगी, घूर्णन की गति बढ़ती जाएगी, मतलब और तेजी तेजी से घूमता चला जाएगा, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो फिर ये थोड़ा थोड़ा स्लो होता चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम ऐसे केसेस में फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की बात करें,
मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, ठीक है ना, इनके डिस्टेंसेस r1 r2 r3 हो गई। अब अल्फा सेम लगा हुआ है, सबका अल्फा सेम लगा हुआ है। तो अब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए कहें कि तो उसका त्वरण, रेखीय त्वरण क्या होगा, a1 इसका निकालें, a2 इसका निकालें, a3 इसका निकालें, तो देखिए अब a भी तो r पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उससे अल्फा तो सब पे सेम रहेगा, लेकिन उसका जो कोणीय त्वरण है ओमेगा भी सेम रहेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। किसी एक टाइम पे जो वेलोसिटी है वो सबकी ओमेगा सेम रहेगी। लेकिन इसमें अगर हम बात करें ए की, तो ये A1 और A2 A3 जो है वो, क्योंकि वो R अल्फा यानी कि R1 अल्फा करोगे, इसके लिए R2 अल्फा करोगे और इसके लिए R3 अल्फा करोगे, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो रेखीय त्वरण तो डिफरेंट रहते हैं, लेकिन कोणीय त्वरण जो है वो सब जब बॉडी रोटेट करती है तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के कोणीय त्वरण सेम रहते हैं, उनके जो रेखीय त्वरण हैं वो बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंसेस पे, घूर्णन अक्ष से जो दूरियां हैं उन पे डिपेंड करते हैं। तो जब भी कभी बॉडी रोटेट करे, हमारे पास दोनों का ओवरऑल रिजल्ट ये आया है, कब जब भी कभी बॉडी रोटेट करे, या तो उस पर टॉर्क नहीं होगा तो उसका ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो ओमेगा हर पार्टिकल का फिर कांस्टेंट होगा। आप रेखीय वेग बदलेगा हर एक का, v इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से, v डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन ओमेगा सबका एक रहेगा। और अगर बॉडी पे त्वरण लगा है तो अल्फा सबका सेम रहेगा, a अलग अलग होगा, तो हर एक पार्टिकल का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो चीज अलग अलग होगी जा करके। तो ये हालांकि कंसेप्ट समझ लीजिए, एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे तो आपके इधर उधर काम आएंगे। ये समझ लीजिए ऐसे, ये चीजें ऐसी हैं जैसे गिनतियां सीख रखी हैं आपने। अब आपके पेपर में कभी भी दोबारा गिनती नहीं आएगी कि 1 से 10 तक गिनती लिखो, लेकिन हर जगह उनकी जरूरत जरूर पड़ेगी, छोटी से छोटी चीज में भी जरूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पर है। नहीं तो आप क्या करेंगे, डेरिवेशन फिर रटने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ओमेगा कांस्टेंट रहता है, कि इसके अंदर हमें अल्फा नहीं बदलना है, इसके अंदर एक ही डायग्राम आएगा, एक डिफरेंट डेरिवेशन में यहाँ पे ओमेगा लिखा होगा, दूसरे में यहाँ पे अल्फा लिखा होगा, तो भाई हम यहाँ पे ओमेगा क्यों नहीं लिख सकते, वहां पे अल्फा क्यों नहीं लिख सकते? तो वो सिचुएशंस अलग अलग हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया सपोज करिए हम खाना बनाते हैं तो उसकी रेसिपीज अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर सब्जी को आपने क्या किया कि वो काटा और एक पीसेस में काटा और बस उसमें कुकर में डाल दिया, सीटी लगा दी। हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, हर चीज के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वही ट्रीटमेंट सीखना पड़ता है कि दिमाग में कैसे आएगा कि क्या करना है आपको किस आर्टिकल में। अब इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशंस, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी जो है वो बोला नहीं जाता और यूज कर लेते हैं इन चीज़ों को, तो उसके बारे में इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ पहले ही। जैसे मान लिया सपोज करिए रेखीय गति होती है, और रेखीय गति के अंदर क्या क्या होता है कि जैसे मान लिया बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद आपने इसके ऊपर त्वरण लगा दिया तो इसकी वेलोसिटी बदल करके v हो गई, और इस दौरान उसने s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। इस दौरान टाइम उसका t लगा, t टाइम में उसने a एक्सलेशन लगाने पे s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई क्योंकि एक्सेलरेशन लगा हुआ था। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि बॉडी पहले, जैसे एक बॉडी थी वो पहले ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड से घूम रही थी, ठीक है ना, या ओमेगा 0 से इसको ट्रीट कर लेते हैं, ओमेगा 0। तो ये चलना था, यहाँ पे रोटेशन करना था उसको, वो ओमेगा 0 से घूम रही थी। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे त्वरण लगाते तो यहाँ पे क्या किया आपने, टॉर्क लगा दिया। त्वरण क्यों लगा होगा, फोर्स लगा होगा ना, तभी तो लगा होगा। यहाँ पे आपने टॉर्क लगाया और उससे क्या हुआ, इसके ऊपर कोणीय त्वरण अल्फा लगने लगा। तो जब इसके ऊपर कोणीय त्वरण अल्फा लगने लगा तो ये क्या हुआ, इसकी स्पीड बदल करके बढ़ करके एंगुलर स्पीड ये कितनी बन गई, ओमेगा बन गई जा करके। ये चल करके कहीं नहीं जाती है, वो वहीं पे रहती है, बस वो घूमने लगती है स्पीड। जैसे पंखा है, पंखे को आप स्टार्ट करते हैं शुरू में बहुत तेज धीमा घूमता है, यानी कि ओमेगा कम रहता है। अब उसकी मोटर जो है वो उसके ऊपर टॉर्क लगाती जाती है, तो उसकी स्पीड ओमेगा जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो पंखा चाहे रात भर चले, दिन भर चले, लेकिन वो रहता अपनी जगह पर ही है, क्योंकि उसका टाइप अलग है ना, वो सर्कुल, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, और यहाँ पर आपकी रेखीय गति हो रही है। तो ये तो चल के यहाँ पहुंच जाएगा, ये ऐसा मत सोचिएगा चल के यहाँ पहुंच रहा है, ये इसी डायग्राम को दोबारा बनाया है। फर्क क्या है, यहाँ ओमेगा 0 है, वहां पे स्पीड ओमेगा है, तो वो वहीं पे घूम रहा है, बस पहले ओमेगा 0 था अब फिर ओमेगा हो गया। तो एक ही डायग्राम में लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए दो डायग्राम बने हैं। यहाँ पर जो दो डायग्राम बने हैं वास्तव में वो चल के वहां चला गया है थोड़ी दूर, ठीक है ना। अब इसके बाद इस दौरान टाइम आपका टी लगता है, और इस दौरान वो घूमता है, तो घूमते घूमते डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर जाता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं होती, यहाँ पे कोणीय विस्थापन होता है। मान लिया सपोज पंखा है आपका 10 चक्कर बाद स्पीड मेंटेन
करता है, या फिर उसको 20 चक्कर लग जाते हैं, 20 चक्कर के बाद मेंटेन करता है इतनी स्पीड। तो 20 चक्कर का मतलब हो गया, एक चक्कर में उसने 2 पाई एंगल चल लिया, तो 20 चक्कर का मतलब उसने 40 पाई एंगल चल लिया। तो ये इसका कोणीय विस्थापन है। तो इस दौरान जब उसका स्पीड बढ़ के ओमेगा 0 से ओमेगा होती है, इस दौरान उसका कोणीय विस्थापन मान लिया सपोज करिए थीटा हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्मूले रहते हैं, अगर आपको v इज इक्वल टू निकालना है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर आपको अगर मान लिया सपोज करिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इस तरह के रिलेशन होते हैं। अगर a नेगेटिव है तो a नेगेटिव डाल दीजिए, रिटार्डेशन है आपका यानी कि मंदन लग रहा है तो a नेगेटिव पड़ जाएगा, तो ये a नेगेटिव के साथ आ जाएंगे ये फॉर्मूले। अब इसमें देखिए आपका एक फॉर्मूला और चलता है एस टी एथ, मतलब टीवें सेकंड में चली गई दूरी, तो इसका फॉर्मूला आता है u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो ये 4 फॉर्मूले आप मान के चलिए इसमें काम आते हैं। तो सेम ऐसे ही एग्जैक्टली डिक्टो फॉर्मूले यहाँ पे भी काम आते हैं। कैसे? और v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल, यहाँ पर देखिए हमने उनको ओमेगा और ओमेगा 0 से शो किया है। तो फाइनल वेलोसिटी v की जगह पे आप ओमेगा लिख लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे 0, प्लस त्वरण यहाँ पे आप अल्फा है, अल्फा, और टाइम आपका t है। ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन देखिए आप, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एस का मतलब कोणीय विस्थापन यानी कि थीटा है, उसके बाद यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। जो रिप्लेसमेंट है वो वाले कर दीजिए, आपके पास इक्वेशंस आती चली जाएंगी। तीसरी लिख लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और लास्ट वाली हो जाएगी थीटा टी एथ, टीवें सेकंड में ट्रेवल्ड कोणीय विस्थापन कितना होगा, तो ओमेगा 0 प्लस हाफ अल्फा 2t माइनस 1। ये इक्वेशंस जो हैं वो आपकी रोटेशनल मोशन में यूज हो जाती हैं। आप इन्हें एक बार नोट कर लें, समझ लें कि क्या सिचुएशन बन रही है, उसके बाद मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, तो ये हमारे कंसेप्ट थे थोड़े आज हमने देखे इसमें, रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट, v इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू आर अल्फा, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, ये सब चीज़ें देखी। और अब हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट क्लास में हम इसके में जो पर एक्सिस होती हैं थोड़ी सी, जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उनसे रिलेटेड चीज़ें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंबवत अक्षों की प्रमेय और समांतर अक्षों की प्रमेय, ताकि आप डिफरेंट केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें, उनसे रिलेटेड जो 2 थ्योरम होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।